नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 8 महिला एवं बाल श्रम के विविध आयाम का टॉपिक राजस्थान में बालिका शिक्षा पढ़ेंगे। शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समान तथा महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करा सकती है। शिक्षा सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पहला और मूलभूत साधन है। इसमें बताया जा रहा है कि शिक्षा जो है सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पहला मूलभूत साधन है। स्त्री शिक्षा के महत्व पर राधाकृष्ण आयोग ने कहा है, स्त्रियों के शिक्षित हुए बिना किसी समाज के लोग शिक्षित नहीं हो सकते हैं। जब तक कि स्त्री शिक्षित नहीं होगी तब तक समाज शिक्षित नहीं हो सकता। यदि एक स्त्री शिक्षित है तो उससे पूरा समाज शिक्षित हो सकता है। यदि सामान्य शिक्षा स्त्रियों और पुरुषों में से किसी एक को देने की व्यवस्था हो तो यह अवसर स्त्रियों को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर निश्चित रूप से वह उनके द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्त्री और पुरुषों में से प्रारंभिक शिक्षा किसी एक को देने की बात हो, व्यवस्था हो तो ये अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्त्री यदि शिक्षित होगी तो उसके द्वारा पूरा वंश, पूरा कुल शिक्षित होगा और उनके द्वारा जो ये शिक्षा है वो अगली पीढ़ी तक पहुंच जाएगी। राधाकृष्ण आयोग का ये वक्तव्य अक्षरश सत्य है। राधाकृष्ण आयोग का जो ये वक्तव्य है ये है, एक एक अक्षर इसका सत्य है। वह स्त्री जो परिवार की धुरी है, यानी वह स्त्री जो परिवार का केंद्र बिंदु है, उसका साक्षर न होना किसी भी देश का दुर्भाग्य है और भारतीय स्त्रियों ने सदैव से ही हर संघर्ष के बावजूद शिक्षित होने के लिए स्वयं भरकस प्रयास किए हैं। जिस देश में मैत्रेयी, घोषा, अपाला, गार्गी एवं भारती जैसी विदुषियों की परंपरा रही है, वह मध्यकाल में स्त्रियों के लिए शिक्षा के द्वार बंद कर दिए गए। इसमें बताया जा रहा है कि राधाकृष्ण आयोग जो है उनका ये कहना है, उन्होंने जो ये वक्तव्य वाक्य कहा है उनका ये एक एक वाक्य जो है सत्य है, क्योंकि उसका साक्षर होना किसी भी देश साक्षर ना होना किसी भी देश के लिए दुर्भाग्य का कारण है। और स्त्रियों ने सदैव से ही हर संघर्ष में, हर परेशानी में शिक्षित होने के लिए स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास किया है। जिस देश में मैत्रेयी, घोषा, अपाला जैसी भारतीय विदुषियाँ हुई हैं, वहाँ ये परंपरा रही है कि मध्यकाल में स्त्रियों के लिए शिक्षा के द्वार भी बंद कर दिए गए थे। तब से लेकर आज तक महिलाएं अपनी ऐतिहासिक परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। मध्यकाल से लेकर अब तक महिलाएं अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति के विभिन्न पड़ावों की हमने अध्याय में प्रथम भाग में ही चर्चा कर ली थी। अब हम ये जानेंगे कि राजस्थान में बालिका शिक्षा की क्या स्थिति रही है। राजस्थान में बालिका शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। राज्य में मध्यकाल में बालिका शिक्षा का जो अवसान हुआ वह राज्य के संवेदनशील और बुद्धिजीवी लोगों के लिए बहुत पीड़ादायक था। कह रहे हैं कि राज्य में बालिका शिक्षाओं के लिए जो नुकसान हुआ वह राज्य के लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील और बुद्धिजीवी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टकारक था, और इसलिए 19वीं सदी के मध्य में बालिका शिक्षा के प्रयास आरंभ हो गए। स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा के लिए जो प्रारंभिक प्रयास हुए उसमें ब्रिटिश शासन का सकारात्मक सहयोग नहीं था। इसका कारण भी स्पष्ट था कि ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के जो भी प्रयास किए वह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में निचले स्तर पर कार्य करने हेतु वर्ग का निर्माण करने के लिए किए। उस शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान की खोज न होकर अंग्रेजी शिक्षा के जानकारों की ऐसी फौज खड़ी करनी थी जो उनके आला अफसरों के मातहत के रूप में काम कर सकें। राज्य में तत्कालीन अजमेर जिले में 1861 में
ब्यावर और 1863 में अजमेर में वर्नाकुलर बालिका विद्यालय खोले गए। अब इसमें बताया गया है कि जो राज्य में तत्कालीन अजमेर यानी मेरवाड़ा, उस समय मेरवाड़ा जिले को कहा गया है, अजमेर मेरवाड़ा जिले में, और 1861 में ब्यावर जिले में और 1863 में अजमेर में वर्नाकुल विद्यालय खुले गए। इन स्कूलों में मूलतः ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। जो वर्नाकुल विद्यालय होते थे वहाँ पर ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। 1893 तक स्कूल खोले जाने और नगण्य उपस्थिति के कारण बंद किए जाने का सिलसिला चलता रहा। अब जो 1893 तक जो ईस्वी थी, उस ईस्वी में 1893 सन तक जो स्कूल खोले जाने और नगण्य उपस्थिति के कारण, न के बराबर उपस्थिति होने के कारण ये विद्यालय बंद किए जाने का सिलसिला चलता रहा। अंग्रेजी सरकार के बालिका शिक्षा के प्रति नकारात्मक रुख के कारण 1878 से गैर सरकारी स्कूल खोले जाने लगे। अंग्रेजों ने तत्कालीन जोधपुर व अलवर राज्यों में इन स्कूलों पर प्रतिबंध लगा दिए, कहीं अनुदान देने से मना कर दिया। इन तमाम अवरोधों के बीच 4 फरवरी 1914 में अजमेर में श्री सावित्री कन्या पाठशाला खुली। अब इन तमाम परेशानियों के बाद, इन सारे कष्टों के बाद में 4 फरवरी 1914 को अजमेर में सावित्री कन्या विद्यालय खोला गया। आप इसे अंडरलाइन कर लें। 4 फरवरी 1914 में अजमेर में श्री सावित्री कन्या पाठशाला खुली, जिसके संपादक श्रीमती रामप्यारी चंद्रिका, अब उसकी जो संपादक थी वो श्रीमती रामप्यारी चंद्रिका तथा उनके पति लालजी श्रीवास्तव थे। 2 अध्यापिकाओं तथा 15 छात्राओं के साथ इस शिक्षण संस्था का आरंभ हुआ, जो सावित्री कन्या पाठशाला खुली। ये 15 छात्राओं के साथ में खुली और शिक्षण संस्था का आरंभ हुआ। अंग्रेज प्रशासित अजमेर मेरवाड़ा प्रांत से पूर्व तत्कालीन बीकानेर राज्य में 1886-87 में पहला प्राथमिक स्कूल खुला था। 1889 और 90 तक यहाँ 39 लड़कियाँ और 1896-97 में महाजन वर्ग की 70 लड़कियाँ पढ़ रही थीं। इस स्कूल में सिलाई व हिंदी की शिक्षा दी जाती थी। ये जो सावित्री विद्यालय खुला, इसमें हिंदी की शिक्षा और सिलाई की शिक्षा दी जाती थी। महिला शिक्षा को लेकर जोधपुर के राजा कुमार सरदार संवेदनशील थे। उन्होंने 1866 में ह्यूसन गर्ल्स स्कूल खोला। 1913 तक यहाँ 136 छात्राएं थीं। 1990 में भरतपुर में भी एक स्कूल खोला गया, परंतु जैसलमेर में 1930 तक एक भी बालिका विद्यालय नहीं था। 1921 के जनगणना सर्वेक्षण में स्कूलों के माध्यम से स्त्री शिक्षा की स्थिति स्पष्ट होती है। राज्य में यद्यपि 46,59,493 महिला जनसंख्या थी तथा इसमें 18,851 ही साक्षर थी। 20वीं सदी के दूसरे दशक में विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक रिपोर्ट में भी स्त्री शिक्षा का अनुपात 0.1% से भी कम बताया गया। 1944 में जयपुर शहर में महारानी कॉलेज की नींव श्रीमती सावित्री भारतीय के अथक प्रयासों से रखी गई थी। स्वतंत्रता से पूर्व मेवाड़ अंचल में भैरूलाल गेलड़ा ने 1916 में राजस्थान महिला विद्यालय की स्थापना की, जो कि महिला विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल थी। 1916 में स्थापित इस विद्यालय ने 1944 में हाई स्कूल का रूप लिया। यह जो 1916 में ये विद्यालय की स्थापना हुई थी और इस विद्यालय को 1944 में हाई स्कूल के रूप में माना गया, हाई स्कूल का रूप लिया।
1954 में यहाँ स्नातक स्तर की शिक्षा भी आरंभ हो गई थी। इस बताया जा रहा है कि ये जो राजस्थान महिला विद्यालय की स्थापना की गई थी, इसमें बहुत ही ये क्रांतिकारी पहल थी और 1916 में इसकी स्थापना की गई। 1944 में इसमें हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की जाने लगी और 1954 में यहाँ पर स्नातक यानी बीए की भी पढ़ाई शुरू हो गई थी। 1943 में संस्था से मोंटेसरी शाला को भी जोड़ा गया तथा 1976 में श्री दुर्गावत कला एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आरंभ हुआ। राजस्थान में बालिका शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव वह था जब अक्टूबर 1935 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हीरालाल शास्त्री द्वारा हुई थी। 6 लड़कियों तथा बिना किसी आधारभूत संसाधनों के मिट्टी के कमरों में इस संस्थान में शिक्षा का कार्य आरंभ हुआ। विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए 1983 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। यानी कि जो वनस्थली विद्यापीठ है इसकी नींव 1935 में रखी गई थी और 1983 में इसको विश्वविद्यालय बना दिया गया था। 83 में विश्वविद्यालय बना दिया गया, विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो गया था। बालिका विद्यालय खोलने के साथ साथ बालिका शिक्षा की जन जागृति के लिए राज्य में स्वतंत्रता से पूर्व उल्लेखनीय प्रयास हुए। सन 1935 में दयाशंकर श्रोत्रिय ने गांधी दर्शन के प्रचार के उद्देश्य से चरखा द्वादशी का 12 दिवसीय आयोजन किया। इसी सभा में नारी शिक्षा की संस्था आरंभ करने की घोषणा की तथा 10 नवंबर 1935 को इसी घोषणा के परिणाम स्वरूप महिला मंडल की स्थापना हुई। इस मंडल के अंतर्गत महिला शिक्षा की अलग जगी। इस मंडल का अभूतपूर्व कदम यह था कि स्त्रियों के लिए रात्रिशालाएं आरंभ हुई। इसमें अध्ययन और अध्यापन दोनों ही निःशुल्क किए गए। उदयपुर के तत्कालीन 11 वार्डों में रात्रिशालाएं चलने लगी। इतना ही नहीं, 24 फरवरी 1941 में महिला पुस्तकालय और वाचनालय का भी आरंभ हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में बालिका शिक्षा की स्थिति। स्वतंत्रता के पश्चात देश की केंद्र प्राथमिकताओं में बाल शिक्षा का विकास था। राज्य में प्रारंभिक शिक्षा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में जहां 2.29 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया, वहीं द्वितीय योजना में यह 4.88 तथा तृतीय में 8.05 करोड़ हुआ। इसके पश्चात विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार ने निरंतर बालिका शिक्षा की प्रगति के लिए प्रयास किए, जिसका परिणाम यह रहा कि नामांकन में प्राथमिक स्तर पर उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तथापि वर्ष 2010-11 में प्राथमिक स्तर पर जहां बच्चियों का प्रतिशत 45.9 था, वहीं लड़के 54.1% थे। 11 से 14 वर्ष की आयु में ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बीच में छोड़ देने वाली बालिकाओं का प्रतिशत वर्ष 2009 में 5.56%, बालकों की तुलना में 12.55% बालिकाओं का रहा, जो कि लैंगिक भेद की स्पष्ट तस्वीर दिखाता है। सर्वेक्षण बताते हैं कि महिला शिक्षिकाओं की वृद्धि के सकारात्मक परिणाम आए हैं। इससे बालिकाओं के लिए विद्यालय नामांकन में बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2003 और 4 और 2011 के बीच यूँ तो महिला शिक्षिकाओं के अनुपात में 24.18% में से 30.15% की वृद्धि हुई, परंतु वे विद्यालय जिनमें कम से कम एक महिला शिक्षिका है की संख्या में 64.99% की वृद्धि हुई है। सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य की प्रमुख प्राथमिकता है, लेकिन बेटियों के साथ भेदभाव की गहरी जड़ों ने
जड़ों ने इनकी प्रगति को बाधित किया है। सबसे दुखद पहलू तो यह है कि इस भेदभाव को बच्चियों को अपने घर में अपने अभिभावकों के बीच देखना पड़ता है। यहाँ पर स्त्री और पुरुषों के बीच क्या है, भेदभाव देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है, ये भेदभाव लड़कियों को अपने घर में ही देखने को मिलता है। वो अपने घर के अभिभावकों के बीच में देखती हैं। पोषण से लेकर मूलभूत आवश्यकताओं तक के लिए माता पिता द्वारा बच्चियों और बेटों में अंतर किया जाता है। बाल विवाह और बालिकाओं द्वारा शारीरिक श्रम राज्य की बालिकाओं की निरंतर शिक्षा में बाधक तत्व है और यही कारण है कि मौजूदा योजनाओं और राज्य सरकार के बालिका शिक्षा के लिए विविध कार्यक्रमों से बालिकाएं उस अनुपात में लाभान्वित नहीं हो रही हैं जो कि अपेक्षित थी। ये राज्य के लिए चिंता का विषय है कि राज्य की महिला साक्षरता दर केवल 52.66% है, जो भारत के कई राज्यों से ही कम नहीं है। अब इसमें कहा है कि राज्य की महिला साक्षरता दर केवल 52.66% है, जो भारत के कई राज्यों से कम नहीं है, भारत के कई राज्यों से अच्छी है। अपितु भारत की महिला साक्षरता दर के राष्ट्रीय औसत 65.54% से भी कम है। हम यह कहें कि स्थिति पूर्णतः निराशाजनक है तो ये गलत होगा। प्रयासों को सफलता मिलती है, इसलिए आने वाले समय में सरकार की योजनाओं की सकारात्मक परिणति होगी, ऐसा विश्वास किया जाना चाहिए।